बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्कृष्ट एकेडमी अयोध्या पर। आज यूपी स्पेशल के इस पार्ट में हम सब डिस्कस करेंगे सिंचाई के साधन के बारे में, यानी कि उत्तर प्रदेश के किन किन भागों में किन किन साधनों के द्वारा सिंचाई की जाती है। क्योंकि हमारा जो प्यारा भारत देश है वह एक कृषि प्रधान देश है और कृषि के उत्पादन दर की वृद्धि के लिए और क्षेत्रों का विकास करने के लिए उन क्षेत्रों में सिंचाई की आपूर्ति को पूरा करना बेहद जरूरी होता है। भारत के प्रत्येक भाग में जल को पहुंचाने के लिए विभिन्न साधनों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें सिंचाई के लिए तालाबों, पोखरों, झीलों, नदियों, कुओं आदि के द्वारा जो सिंचाई के साधन हैं वो वहाँ पर उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो अगर हम उत्तर प्रदेश को दृष्टिगत रखते हुए यहाँ पे बात करेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे हम अपने पहले पॉइंट की तरफ, तालाबों, पोखरों, झीलों एवं नदियों से सिंचाई। यानी कि उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों में तालाबों, पोखरों, झीलों और नदियों के द्वारा सिंचाई की जाती है। तो इससे रिलेटेड पहला पॉइंट है कि ये सब यूपी में सिंचाई के सबसे प्राचीन स्रोत हैं। यानी कि तालाबों, पोखरों, झीलों एवं नदियों के माध्यम से उत्तर प्रदेश में सबसे प्राचीन समय से ही सिंचाई की जा रही है। दूसरे पॉइंट की बात करें तो प्रदेश के पहाड़ियों एवं पठारी क्षेत्रों में आज भी इन स्रोतों का प्रयोग सिंचाई हेतु किया जाता है और इसका कारण है कि प्रदेश के पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्र जो कि दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं, हमने आप लोगों को बता रखा है कि जो कि दक्कन के पठार का भाग है और उसे बुंदेलखंडीय पठारी क्षेत्र भी कहते हैं। बुंदेलखंडीय पठारी क्षेत्र भी कहते हैं इस भाग को। और यहाँ पे इन माध्यमों का प्रयोग सिंचाई के लिए करना इसलिए आसान होता है क्योंकि यहाँ पे जब पोखरे और तालाब खोदे जाते हैं तो यहाँ पे कठोर चट्टान होने के कारण इनमें जल संचयन काफ़ी समय तक बना रहता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो कुओं के द्वारा सिंचाई। उत्तर प्रदेश के जिन जिन भागों में कुओं के माध्यम से सिंचाई की जाती है उसे देखेंगे, लेकिन उसमें सबसे पहला पॉइंट है कि कोमल, सैल तथा ऊंचे जल स्तर वाले क्षेत्रों में कुओं से सिंचाई की परंपरा काफ़ी प्राचीन है। यानी कि कुओं के द्वारा सिंचाई उन्हीं क्षेत्रों में पॉसिबल है जहाँ की जो मृदा है वह कोमल है और जहाँ का जो जल स्तर है वो उच्च है। और ऐसे क्षेत्र कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। गंगा व गंडक घाटी के मध्यवर्ती क्षेत्र, यानी कि ऐसे क्षेत्र कौन कौन से हैं तो वह गंगा व गंडक घाटी के जो मध्यवर्ती क्षेत्र हैं वहाँ पर कुओं के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। और यहाँ पे इसका रीजन ये है कि एक तरफ से हमारी गंगा नदी है और एक तरफ से हमारी गंडक नदी। जो बीच का क्षेत्र है यहाँ पे जो जल स्तर है वो भी ऊंचा ही बना रहता है और जो यहाँ की मृदा है वह भी मुलायम रहती है। और इन घाटियों में जो आने वाले प्रमुख जिले हैं वो हैं गोंडा, बहराइच, बस्ती, फैजाबाद, सुल्तानपुर, आजमगढ़, बलिया, रायबरेली, प्रतापगढ़, मऊ। और भी कई जिले हैं जो इन घाटियों में आते हैं, लेकिन मुख्य रूप से गोंडा, बहराइच, बस्ती, फैजाबाद, सुल्तानपुर, आजमगढ़, बलिया, रायबरेली, प्रतापगढ़, मऊ आदि जिले इन घाटी के क्षेत्र में आते हैं जहाँ पे कुओं के माध्यम से सिंचाई की जाती है। तीसरे पॉइंट की बात करेंगे तो तीसरा है हमारा नलकूप द्वारा सिंचाई। उत्तर प्रदेश के जिन क्षेत्रों में नलकूपों द्वारा सिंचाई होती है उसे देख लेते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है कि नलकूप का प्रयोग 20वीं सदी से हो रहा है। यानी कि नलकूप का जो प्रयोग है सिंचाई के लिए वो 20वीं सदी से ही किया जा रहा है। दूसरे पॉइंट की बात करें, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई इसी माध्यम से की जाती है। यानी कि नलकूपों के माध्यम से उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। अगर हम उत्तर प्रदेश में बात करें तो सबसे पहले नलकूप का प्रयोग कब किया गया था तो 1930 में। यानी कि 1930 ईस्वी में नलकूप के माध्यम से सिंचाई उत्तर प्रदेश में की गई थी और जिला कौन सा तो मेरठ। यानी कि मेरठ में 1930 ईस्वी में नलकूप का सर्वप्रथम प्रयोग सिंचाई हेतु किया गया था। और भी जिले हैं उन्हें भी देख लेते हैं, जैसे मेरठ, मैनपुरी, एटा, फिरोजाबाद, इटावा, फर्रुखाबाद, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर एवं अलीगढ़ जिलों में नलकूपों द्वारा सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है नहरों द्वारा सिंचाई। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नहरों द्वारा सिंचाई। तो यूपी में सदावाहिनी नदियां होने के कारण नहरों का विकास करना आसान है। और सदावाहिनी नदियां किसे कहते हैं तो सदावाहिनी नदियां हिमालय से निकलती हैं और जिनमें जल स्तर वर्ष भर बना रहता है, ऐसी नदियों को ही सदावाहिनी नदियां कहते हैं। और इसका कारण है कि जो हिमालयी नदियां होती हैं उन पर ग्लेशियर, यानी कि हिमालय पर जो ग्लेशियर होते हैं उनके पिघलने के कारण इन नदियों में जो जल स्तर है वो वर्ष भर निरंतर बना रहता है।
और यही रीज़न है कि इन नदियों से नहरों का विकास किया जाता है ताकि नहरों में भी जो जल स्तर है वो बना रहे और अधिक से अधिक क्षेत्रों में जो जल की समस्या है उसका निदान किया जा सके। दूसरा पॉइंट देखेंगे कि नहरों का अधिक विस्तार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है और इसका रीजन भी है कि हमने आप लोगों को बता रखा है कि यमुना नदी भी उत्तर प्रदेश के पश्चिम भाग से सहारनपुर जिले से प्रवेश करती है और गंगा भी पश्चिमी भाग यानी कि बिजनौर जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। यानी कि जो बड़ी नदियां हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही प्रवेश करती हैं और इन्हीं क्षेत्रों में नहरों का सर्वाधिक विकास किया गया है, जिसमें ऊपरी गंगा नहर, निचली गंगा नहर, आगरा नहर आदि नहरें प्रमुख हैं। हम आगे जो नहर से रिलेटेड हमारा अगला वीडियो होगा उसमें हमने कुछ मुख्य नहरों के बारे में बता रखा है, तो आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ उत्कृष्ट एकेडमी चैनल पर। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे 1973-1974 समय था 1973 और 1974 का। तो प्रदेश में मुख्य वृहद एवं मध्यम परियोजनाओं एवं नहर प्रणालियों द्वारा सिंचाई क्षमता का वैज्ञानिक ढंग से शीघ्र एवं अधिकतम उपयोग करते हुए कृषि उत्पादन में वृद्धि करके उस क्षेत्र का समन्वित विकास करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश में 3 समादेश विकास परियोजनाएं शुरू की गईं। 3 समादेश विकास परियोजनाएं जो कि केंद्र और राज्य सरकार के माध्यम से यानी कि दोनों लोगों की सहमति से शुरू की गई थी, जिसमें पहली शारदा सहायक समादेश परियोजना, दूसरी है रामगंगा समादेश परियोजना और तीसरी है गंडक समादेश परियोजना। आगे चलकर रामगंगा समादेश परियोजना और गंडक समादेश परियोजना का विलय एक ही में कर दिया गया था और समय कौन था 1990, यानी कि 1990 ईस्वी में रामगंगा समादेश परियोजना और गंडक समादेश परियोजना का विलय करके उसका नाम रामगंगा समादेश परियोजना कर दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है इन परियोजनाओं में केंद्र राज्य की 50-50% की भागीदारी थी। इसका मतलब यह है कि जितना भी खर्चा इन परियोजनाओं के विकास में होता है उसमें जो 50% का जो खर्च है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है और जो 50% का खर्च होता है उसे स्टेट गवर्नमेंट देखती है। लेकिन आगे चलकर 2004 और 2005 है 2004 से 2005 के समय में यह अनुपात 50, 40 और 10 हो गया था, जिसमें 50% सेंट्रल गवर्नमेंट तो अपना वहन करती थी और जो 40% है उसे स्टेट गवर्नमेंट और जो 10% था 10% उन लोगों से वसूला जाता था जो लाभार्थी थे, यानी कि उन क्षेत्रों से उन लाभार्थियों से लिया जाता था ये टैक्स जो उन नहरों या उन परियोजनाओं का लाभ उठाते थे। उन लाभार्थियों से ये 10% वसूला जाता था। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे शारदा सहायक समादेश। शारदा सहायक समादेश परियोजना के अंतर्गत कई नहरें निकाली गई थी, जिसमें शारदा नहर प्रणाली जो कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है, शारदा सहायक नहर प्रणाली फेज 2, सरयू नहर प्रणाली, सिरसी नारायणपुर पंप नहर आदि सम्मिलित हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे रामगंगा समादेश परियोजना। रामगंगा समादेश परियोजना के तहत पूर्वी यमुना, पूर्वी गंगा, केन, बेतवा, ऊपरी गंगा, बेलन, ज्ञानपुर, सोन, टोंस आदि परियोजनाएं विकसित की गई थी। और इन दोनों परियोजनाओं से यानी कि जो ऊपर हमने एक रामगंगा समादेश परियोजना है और एक शारदा समादेश परियोजना है, इन दोनों समादेश परियोजनाओं के तहत उत्तर प्रदेश के 55 जिले लाभान्वित हुए थे। 55 जिले उत्तर प्रदेश से लाभान्वित हुए थे। टोटल जिले हैं 75, जिसमें से 55 जिले लाभान्वित हुए थे। तो वंचित कितने रह गए थे? तो 20। आज यूपी स्पेशल के पार्ट में बस इतना ही। हम अगले वीडियो में आप लोगों से बातें करेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ मुख्य नहरों के बारे में, और इसे देखने के लिए आप लोग बने रहिएगा हमारे उत्कृष्ट एकेडमी चैनल अयोध्या पर। तब तक के लिए धन्यवाद और आप लोग लॉकडाउन का पालन कीजिए, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए।